जय वीरों तुम्हारी गाथा आज फिर दोहराते हैं। जन्म दिया जिस माँ ने तुमको, उसके चरणों में शीश झुकाते हैं। वीरों के लहू से सींची जो आजादी हमने पाई है, उस आजादी की अक्षुण्णता को मरते दम तक बचाएंगे। हमारी आन बान शान का प्रतीक, गर्व से लहराता हमारा ध्वज, जिसकी छत्र छाया में हर भारतीय स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रगति की राह में बढ़ते हुए हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। सच ये है कि ये आजादी हमने यूं ही नहीं पाई। इस आजादी की मजबूत नींव के लिए भारत माँ के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 23 मार्च का दिन अविस्मरणीय है। ये दिन है शहादत को नमन करने का, दिन है अमर बलिदानियों को याद करने का। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम एक ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति व स्वतंत्रता का उपभोग करेगा। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों का बलिदान अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। उस समय के क्रांतिकारियों की जब बात होती है तो उसके साथ हमको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इनके नाम और इनका व्यक्तित्व हमारे अंतर्मन में अपने आप आ बसता है और हम बहुत प्रभावित होते हैं। परंतु ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि जब कभी इनकी बात आती है, मैं विशेष तौर से इन तीन लोगों की बात करना चाहता हूँ, राजगुरु की, सुखदेव की और भगत सिंह की, हमें इनके जीवन दर्शन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और अगर हम इनके जीवन दर्शन की तरफ ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से हमें इनके क्रियाकलापों को जस्टिफाई करने में ज्यादा आसानी होगी। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर में सन 1931 में हुआ, जो आज का फैसलाबाद है। बचपन से ही उनके दिल में अंग्रेजों की दमनकारी खबरों को सुनकर आग धधकती रहती थी। 11 वर्ष की अल्पायु में राउलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सामान्य परिवार की तरह जब विवाह की बात चली तो भनक लगते ही भगत सिंह पिता को पत्र लिखकर घर छोड़कर कानपुर आ गए। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। मेरे पिता हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल भगत सिंह और सुखदेव के सहपाठी थे लाहौर के नेशनल कॉलेज में, और बाद में वो उन्हीं के साथ चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में स्थापित इसी दल के सदस्य बन गए और उन्होंने अनेक क्रांतिकारी कार्यों में भाग लिया। कानपुर उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहीं पर उन्होंने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र प्रताप में काम करना प्रारंभ किया। यहीं से उनका परिचय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद व शचीन्द्र नाथ सान्याल जैसे देश प्रेमियों से हुआ। साधारण व्यक्तित्व लेकिन मजबूत इरादों के धनी शिवराम हरि राजगुरु का जन्म महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में 24 अगस्त 1908 में पुणे के पास खेड़ नामक गांव में हुआ, जो वर्तमान में राजगुरु नगर नाम से जाना जाता है। राजगुरु अत्यंत मेधावी व पढ़ने के शौकीन रहे।
इनका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ शुरू से ही रहा। छोटी सी उम्र में जिसने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी, उस छोटी उम्र में चारों वेदों का अध्ययन करना कोई सरल कार्य नहीं था। कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ तो उन्हें कंठस्थ था। विशेष गुण के धनी राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। वाराणसी में अध्ययन करते हुए ही राजगुरु का संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ, लेकिन उन्हें प्रभावित किया चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व ने। वो उसी समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। देखिए, कोई भी अभूतपूर्व जब लक्ष्य होता है, कोई भी जब बहुत बड़ा मिशन होता है, तो वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि उस विचारधारा से प्रेरित लोगों के अंदर आपस में एक समन्वय ना हो, आपस में एकता ना हो, आपस में एक दूसरे के अंदर आत्मविश्वास ना हो एक दूसरे पर। और ये बात अपने आप में उभर के इतनी साफ आती है नजर कि राजगुरु, सुखदेव थापर और भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, इन तीनों के अंदर एक वैचारिक स्तर पे तो कभी कभी आपस में टकराव हो जाता था, लेकिन मौलिक रूप से चूंकि इनका लक्ष्य एक था, इसलिए ये लोग हमेशा एक दूसरे को ओवरराइड करने के बाद भी एक होकर काम किया करते थे। शहादत के तीसरे साथी सुखदेव थापर का जन्म भी पंजाब की धरती पर हुआ। बाल सखा भगत सिंह व सुखदेव ने जीवन की अंतिम सांस भी एक साथ ली। दोनों ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। सुखदेव किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं करते थे। छुआछूत जैसे गंभीर समस्या के कारण स्कूल न जा पाने वाले दलित बच्चों को वे स्वयं ही उनकी बस्तियों में जाकर शिक्षा देते। वह अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ दमनकारी गोरी सरकार से लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हुई हत्या का बदला लेने की योजना बनाई। बदला लेने का दिन तय हुआ 17 दिसंबर 1928। राजगुरु द्वारा चलाई गई गोली का निशाना चूक नहीं सकता था, लेकिन पहचान गलत होने के कारण दावेदार चूक गया। गोली का निशाना बने लाठीचार्ज करने वाले सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट के स्थान पर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स। क्रांतिकारी भाग निकले। ब्रिटानिया हुकूमत बौखला गई। भारतीयों व क्रांतिकारियों के दमन के लिए अंग्रेजी हुकूमत 2 बिल लाई, पब्लिक सेफ्टी व ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। तभी क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा, बहरी हुकूमत को आवाज पहुंचाएंगे। 8 अप्रैल 1929 को जब असेंबली में बिल पर चर्चा शुरू हुई, तभी बटुकेश्वर ने पर्चे फेंके व असेंबली के सुनसान हिस्से में धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन वीर क्रांतिकारी भागे नहीं। बटुकेश्वर व भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। गोरी हुकूमत ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी का दौर चल पड़ा। राजगुरु पुणे से व सुखदेव लाहौर से गिरफ्तार हुए। असेंबली में बम फेंकने के कुछ दिन पूर्व ही भगत सिंह ने अपने साथी सुखदेव को एक लंबा पत्र लिखा, जिसकी पंक्तियां कुछ यूं थीं। मैं पूरे जोर से कहता हूँ कि मैं अपनी आकांक्षाओं और आशाओं से भरपूर हूँ। जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, पर देश के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। तीनों साथी सुखदेव, राजगुरु व भगत सिंह लाहौर जेल में बंद किए गए। तीनों ने जेल में रहते अपनी रुचियों को पूरा करने में वक्त गुजारा। अन्याय को ना सहने वाले सुखदेव ने जेल में रहते हुए अंग्रेजी पुलिस के अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल तक की।
वहीं राजगुरु को अध्ययन प्रिय था। भगत सिंह ने जेल कोठरी में विश्व क्रांतियों का अध्ययन किया था, पत्र भी खूब लिखे। ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जिस पर भगत सिंह की लेखनी न चली हो। जब कभी भी भगत सिंह से अपने सुखदेव के साथ, राजगुरु के साथ ये बात होती थी कि हम लोगों ने जो अहिंसा का जो के हम लोग अगेंस्ट हैं और हम लोग ये जो फोर्स इस्तेमाल करने को जस्टिफाई करते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो भगत सिंह का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। भगत सिंह कहते थे कि एग्रेसिवली वायलेंस को, फोर्स को यूज़ करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर वायलेंस को यूज़ किया जा रहा है किसी एक बहुत बड़े कॉज के लिए, जो कि आपके जो नैसर्गिक न्याय है, जो मौलिक न्याय है, जिसके जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता पर हर इंसान जानता है कि ये किसी को मारना बुरी बात है, न्याय होना चाहिए, जो न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के लिए अगर वायलेंस को यूज करना पड़ रहा है तो फिर वो जस्टिफाइड है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी के अतिरिक्त कई और भाषाओं का ज्ञान भी रखते थे भगत सिंह। सेंट्रल जेल लाहौर से बटुकेश्वर को पत्र लिखा। मुझे फांसी का दंड मिला है व तुम्हें आजीवन कारावास का दंड मिला है। मैं खुशी से फांसी के तख्त पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान दे सकते हैं, और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए न केवल मर ही सकते हैं बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। क्रांतिकारी अक्सर सेंट्रल जेल लाहौर में पुरजोर आवाज में गाते थे, मेरा रंग दे बसंत जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। ये पढ़ते बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने वेस्टर्न के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ रखा था, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा ये इंस्पायर्ड थे फ्रेडरिच विलियमसन, उससे इंस्पायर्ड थे। कार्ल मार्क्स ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इस वजह से, और रशियन रेवोल्यूशन से भी बहुत प्रभावित थे। इन चीज़ों ने इनको एक नई सोच दी, इनकी साइकी इट हैज चेंज फॉर एवर, और यही रीज़न था कि ये वो रेवोल्यूशनरी थे, अगर कभी जिसकी ये उस ढंग के रेवोल्यूशनरी थे कि जिनको पढ़ा लिखा आदमी उस समय के वो भी इनकी इज्जत करता था, और आम आदमी जिसने शायद इनकी आइडियोलॉजी के बारे में उसको दूर दूर तक कोई भी अंदाज नहीं था, वो भी इनकी इज्जत करता था। और यही रीज़न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भी इनकी तारीफ करी है, इनडायरेक्टली महात्मा गांधी ने तारीफ करी, इनडायरेक्टली करी है, नेहरू ने भी करी, और सबसे बड़ी बात है इनकी जो तारीफ करी है, इनकी फांसी के 4 साल के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ हॉरेस विलियमसन, उसने कही ये बात, और इस बात को हम जब अंग्रेज ने बात कही है, जो आदमी व्यक्ति मर गया तो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसने कहा था कि भगत सिंह की लोकप्रियता छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े बड़े शहरों तक इतनी ज्यादा है कि उसकी तस्वीरें बिकती हैं। जेल में रहते भगत सिंह ने पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने ये पुस्तक लाहौर की जिस सेंट्रल जेल में लिखी, उस जेल का अस्तित्व तो अब नहीं रहा, पर वहाँ आज भी शादमान नाम से एक कॉलोनी स्थापित है। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने का दोषी मानते हुए उम्र कैद हुई।
वहीं भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को सैंडर्स की हत्या का न केवल दोषी माना गया, बल्कि तीनों पर राजद्रोह का केस भी चला। फांसी की सजा सुनाई गई। मात्र 23 से 24 वर्ष के तीनों नवयुवकों की फिरंगियों द्वारा 24 मार्च 1931 को फांसी की तारीख तय कर दी गई। ये सिख थे, लेकिन शुरू में ये वहीं के स्कूल में पढ़े, पास के स्कूल में पढ़ते थे। बाद में इनका एडमिशन डीवी कॉलेज में हुआ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं डीवी कॉलेज आर्य समाज विचारधारा से प्रभावित है। तो वहाँ पर जब ये पढ़े तो वहाँ पर ये बीइंग अ सिख ये नास्तिक हो गए, और इस हद तक नास्तिक हो गए कि आगे चलकर आप देखिए, जब ये वहाँ पर बॉम्बे आपके लाहौर से ये भागे तो अपने आप को छिपाने के लिए इन्होंने अपनी सरदार होते हुए भी इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछ दोनों कटवाई, बाल कटवा दिए। यानी कि जब इनके सामने ये आया कि धर्म पहले कि देश पहले, इन्होंने देश को प्राथमिकता दी और धर्म को इन्होंने नीचे रखा। और यही वजह है आगे चल के भी इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था वाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब हमारे भगत सिंह ने ही लिखी थी, और उन्होंने उसको जीवन में भी करके दिखाया। जैसे मैंने बताया, दाढ़ी मूछ काट दी, बाल कटा दिए थे। ऐसा माना जाता है कि एडवोकेट प्राणनाथ मेहता की बात भगत सिंह बहुत मानते थे। 19 मार्च 1931 को जेल में एडवोकेट साहब ने तीनों साथियों से मुलाकात कर दया याचिका की बात को घुमा फिरा कर रखा कि बस आप लोग हाँ कर दें तो आप सबका सम्मान कभी कम नहीं होगा। दोनों साथी सुखदेव व राजगुरु नाराज हो गए थे एडवोकेट प्राणनाथ मेहता पर, लेकिन भगत सिंह ने शांत भाव से कहा कि आप दया याचिका तैयार करें। सुखदेव व राजगुरु हैरान व परेशान थे भगत सिंह की दया याचिका की बात को सुनकर। जब 20 मार्च 1931 को एडवोकेट दया याचिका लेकर आए तो पत्रकला में माहिर भगत सिंह ने कहा, हमने तो अपनी दया याचिका गवर्नर पंजाब को और उस पत्र की कॉपी एडवोकेट के हाथ में रख दी। हमें फांसी नहीं गोली से उड़ाया जाए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। फांसी का ऐलान होते ही पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। पंजाब के लोकगीतों में इसकी बानगी देखी जा सकती है। तेरा राज न फरंगिया रहना, भगत सिंह को सुटिया, वन देवियां देश दिया लोहा, लहू शहीदा दे। इसका अर्थ है कि फिरंगी तेरा राज नहीं रहेगा। भगत सिंह ने कह दिया है, अब तो हम देश की लीकें शहीदों के खून से भर देंगे। वो आजादी के दीवाने मरने से ना डरते थे, देश प्रेम की ज्वाला में जो हरदम जलते रहते थे। फूलों के पतछोड़ सदा तलवार धार पर चलते थे, हंसते हंसते जो फांसी के फंदे चूमा करते थे। जिनके मुख से इंकलाब के नारे गूंजा करते थे, भारत माता की वेदी पर शीश चढ़ाया करते थे। जिन वीरों की गाथा से हम सदा प्रेरणा पाते हैं, जिन वीरों की गाथा से हम सदा प्रेरणा पाते हैं। गीत उन्हीं के गाते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं। गीत उन्हीं के गाते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं। और प्रणाम करता हूं कि कुंवर सिंह ने भी बिहार में अच्छी लड़ाई थी। चापेकर बंधुओं ने भी पूना में धूम मचाई थी। खुदी राम ने बम मारा था, यद्यपि निशाना चूक गया। फांसी का उपहार मिला पर बिगुल क्रांति का फूंक गया। जलियांवाले बाग कांड का जो असली हत्यारा था, जलियांवाले बाग कांड का जो असली हत्यारा था, उस डायर को लंदन जाकर ऊधम सिंह ने मारा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी फंदा झूल गई। भारत माता की रक्षा में बाकी सब कुछ भूल गए। जो आशफाक बिस्मिल रोशन के पथ पर बढ़ते जाते हैं, गीत उन्हीं के गाते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं। गीत उन्हीं के गाते हैं, हम उनको शीश झुकाते हैं। भगत सिंह के लिए भारतीय जनमानस में एक विशेष आकर्षण ये भी है कि वो बहुत छोटी उम्र से ही
एक तरफ तो राष्ट्रीय भावना और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते थे, भारत में प्रकाशित और विदेशों में प्रकाशित भी, और उनके बारे में और उनकी इस पढ़ने की आदत की बात उनके दल के सदस्यों और क्रांतिकारी मित्रों ने अक्सर की है कि हमेशा उनकी जेब में कोई न कोई पुस्तक रहती थी। साथ ही भगत सिंह उस समय बहुत छोटी आयु से ही मासिक पत्रिकाओं, एक पंजाब से निकलती थी कीर्ति नाम की, उसमें लिखते थे, और दूसरा कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप में बलवंत नाम से लिखा करते थे। और इसी समय उनके बौद्धिक उनका जो विकास हुआ, जिसकी चरम परिणति हम देखते हैं जब उनका बहुत लंबा मुकदमा हुआ था और उन्होंने उन मुकदमे में जो बयान दिए थे, जिसकी लगातार खबरें अखबारों में आती रहती थी, और उससे उसकी प्रतिभा से सारा देश जो था वो उसमें उनके प्रति बहुत ही आदर और सम्मान की भावना निकली थी। उसी के बाद जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने कुछ वहाँ लेख लिखे थे और अपने साथियों को पत्र लिखे थे, जो कि आज भी उनके दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध हैं। शायद भारतीयों के दिलों की नफरत की आग की तपन को झेल नहीं पाई ब्रिटिश सरकार। आनन फानन में 23 मार्च 1931 को शाम को आजादी के तरुण नायकों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हम बात कर रहे हैं हमारे क्रांतिकारियों की, जैसे भगत सिंह, राजगुरु जी, जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज देश फिर से एक सामाजिक क्रांति मांग रहा है और इस शहीद दिवस हम सब ये आशा करते हैं कि आज का युवा हमारे पुराने क्रांतिकारियों से कुछ सीखे और अपनी आत्मा को आत्मसात करके अपने आत्म जागरण करें। उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्ज़े जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।